आज अगर आप ये सोच रहे हैं कि मध्य पूर्व में जो चल रहा है वो सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच की लड़ाई है, तो हो सकता है आप आधी तस्वीर देख रहे हों। असली कहानी मिसाइलों से बड़ी है। ये ताकत, बदले, तेल, खुफिया एजेंसियों और आने वाले वर्षों की विश्व राजनीति का खेल है। और अगर ये खेल लंबा चला तो उसका असर आपके पेट्रोल पंप, आपकी जेब और भारत की विदेश नीति तक महसूस होगा। चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जहां सब कुछ अचानक बदल गया। कई महीनों से बयानबाजी चल रही थी, चेतावनियां दी जा रही थीं, लाल रेखाएं खींची जा रही थीं। लेकिन फिर एक दिन अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़ा हमला कर दिया। कहा गया कि यह हमला ईरान की न्यूक्लियर क्षमता को रोकने के लिए है। पर सवाल ये उठा कि क्या यह सिर्फ परमाणु कार्यक्रम को रोकने की कार्रवाई थी या कुछ बड़ा खेल शुरू हो चुका था। रिपोर्ट्स में कहा गया कि तेहरान में एक गुप्त बैठक चल रही थी, शीर्ष नेतृत्व मौजूद था। फिर अचानक समन्वित हवाई हमले, सैकड़ों टारगेट्स और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की गहरी पैठ की चर्चा। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब खबर आई कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खमेनेई मारे गए। कुछ ने इसे शहादत कहा, कुछ ने डीकैपिटेशन स्ट्राइक यानी नेतृत्व को खत्म कर देने की रणनीति। अमेरिका को शायद लगा होगा कि नेतृत्व हटेगा तो ईरान झुक जाएगा, लेकिन तीसरे ही दिन तस्वीर बदलने लगी। ईरान ने जवाब देना शुरू किया। सऊदी अरब की अरामको रिफाइनरी रास तनूरा अस्थायी रूप से बंद करनी पड़ी। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफशोर ऑयल लोडिंग सुविधाओं में से एक ठप हो जाए तो संदेश साफ होता है। यह सिर्फ सैन्य जंग नहीं, आर्थिक जंग भी है। ईरान ने कहा कि वो घुटने नहीं टेकेगा। उसने डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रेटजी अपनाई, मतलब एक ही कमांड सेंटर पर निर्भर नहीं रहना। अलग अलग यूनिट्स, अलग अलग इलाकों में अपने स्तर पर जवाब देने की क्षमता। इससे विरोधी के लिए पूरी प्रणाली को एक झटके में खत्म करना मुश्किल हो जाता है। अब सवाल उठता है, क्या अमेरिका से रणनीतिक चूक हुई? क्या उसने ये मान लिया कि नेतृत्व हटते ही देश बिखर जाएगा? या फिर ये सब पहले से योजना का हिस्सा है, एक लंबी जंग जिसका लक्ष्य सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं बल्कि सत्ता परिवर्तन है? दूसरी तरफ सऊदी अरब की भूमिका पर भी सवाल उठे। कुछ विश्लेषकों ने कहा कि पर्दे के पीछे सहयोग हुआ, कुछ ने इसे डबल गेम कहा। आधिकारिक रूप से कोई खुली घोषणा नहीं, लेकिन क्षेत्रीय राजनीति में संकेत भी बहुत कुछ कह देते हैं। इसी बीच कुवैत में अमेरिकी लड़ाकू विमान क्रैश होने की खबर आई। अमेरिका ने इसे गलती बताया, लेकिन अटकलें तेज हो गईं। युद्ध के समय सच और अफवाह के बीच की रेखा बहुत पतली हो जाती है। यही फॉग ऑफ वॉर है, धुंध जिसमें असली तस्वीर समझना मुश्किल हो जाता है। अब जरा भारत की बात करें। भारत के लिए यह स्थिति बेहद संवेदनशील है। एक तरफ इजराइल के साथ गहरे रक्षा और तकनीकी संबंध हैं, दूसरी तरफ ईरान से ऐतिहासिक और ऊर्जा संबंध रहे हैं। खाड़ी देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं। अगर क्षेत्र में आग फैलती है तो उसका असर सबसे पहले तेल की कीमतों पर दिखेगा। तेल महंगा हुआ तो पेट्रोल डीजल महंगे होंगे, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी और फिर ये असर धीरे धीरे हर घर तक पहुंचेगा। भारत ने हाल के वर्षों में इजराइल के साथ मजबूत साझेदारी दिखाई है। कुछ राजनीतिक समूहों के बीच ईरान के खिलाफ वैचारिक विरोध भी देखने को मिलता है, लेकिन सरकार की आधिकारिक नीति अक्सर रणनीतिक संतुलन की रही है। खुलकर किसी एक पक्ष के साथ खड़े होना आसान नहीं, खासकर तब जब आपके नागरिक युद्ध क्षेत्र में मौजूद हों और आपकी अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय स्तर पर निर्भर हो। अन्य ने चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र में आपात चर्चाएं हो रही हैं। अगर संघर्ष लंबा चलता है तो ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रहेगा, ये शक्ति संतुलन का खुला ऐलान बन सकता है। एक और डर बार बार सामने आता है, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? अभी ऐसा कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन यह जरूर है कि अगर कई बड़े देश सीधे भिड़ गए तो स्थिति नियंत्रण से बाहर जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझनी है कि यह जंग सिर्फ बम और मिसाइल की नहीं है, यह नैरेटिव की जंग है।
कौन आक्रांता है, कौन रक्षक है। हर पक्ष अपनी कहानी दुनिया के सामने रख रहा है। सोशल मीडिया, न्यूज चैनल, बयान सब मिलकर एक धारणा बना रहे हैं। और इसी बीच आम इंसान क्या देख रहा है? पेट्रोल की कीमत, बाजार का उतार चढ़ाव और ये चिंता कि कहीं ये आग और न फैले। तो अभी की स्थिति क्या कहती है? स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। हमले और जवाबी हमले जारी हैं। कूटनीतिक प्रयास भी साथ साथ चल रहे हैं। कोई भी खुलकर पीछे हट